सभी को नमस्कार। फिर एक बार मेरे पॉडकास्ट में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी और फिर एक बार मेरे YouTube चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के आज़ादी की। भारत के आज़ादी का काला सच आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए बिना किसी देरी के चलिए तुरंत शुरुआत कर देते हैं। भारत के आज़ादी के बारे में बात करते हुए सबसे पहले एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। मैं इस आज़ाद भारत में रह रहा हूँ, 70+ साल हो चुके हैं, 80 साल होने को है। और इन सब विषयों में जब मैं सोच के देखता हूँ तो एक बात पता चलती है कि मुझे मेरे आज़ादी के इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये हम लोगों को एडमिट करना ही पड़ेगा कि आज़ादी के बारे में, सो कॉल्ड आज़ादी के बारे में जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम समझते हैं, जो भी हम लोगों को बताया जाता है वो सब सच ही हो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हमसे छुपाया गया है और इसलिए ये चीज़ मैं एडमिट कर रहा हूँ कि हमारे आज़ादी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ये मेरा स्टेटमेंट है कि भारत की जो आज़ादी है उस आज़ादी के बारे में भारतीय को कुछ भी पता नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी आज़ादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल। बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल सवाल है। आप मुझे बताइए, हमने खून का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने दिया। सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे, उन्होंने कोशिश करी और हम लोगों को आज़ादी मिल गई। ऐसा हुआ है क्या? जितना भी मोटा मोटा आप समझते हो आज़ादी के बारे में, उससे ही अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसा है क्या कि हमने एक भी बूंद जो है खून जाया नहीं किया, किसी की मौत नहीं हुई, कोई शहीद नहीं हुआ और आराम से गांधी जी उपोषण कर रहे थे, ब्रिटिश लोगों ने हम लोगों को आज़ादी दी? नहीं। और इसलिए अगर हम लोगों को ये पता नहीं है, अगर हम मुंडी हिलाते हैं कि बिना खड़ग बिना ढाल हम लोगों को आज़ादी मिली है, तो आप ये कैसे मान सकते हो कि आपको आज़ादी के बारे में सब कुछ पता है? और इसलिए पहला मुद्दा यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आपको आज़ादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब नंबर 2 पर मैं आना चाहता हूँ। जब मेरे देश को स्वातंत्र्य मिला, ऐसा हम कहते हैं ना, स्वातंत्र्य मिला। एक तो ये स्टेटमेंट गलत है कि स्वातंत्र्य मिला, स्वातंत्र्य मिला नहीं है। स्वातंत्र्य को हमने बहुत ही स्ट्रगल करके पा लिया है। तो वो जो टर्मिनोलॉजी है ना कि हम लोगों को फ्रीडम मिल चुका है, वो गलत है। तो यहाँ पे दूसरा मुद्दा भी क्लियर हो जाता है फिर एक बार कि आप लोगों को आज़ादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए आप कहते हो कि हमको आज़ादी मिली है। अब ये और थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने बाइक परचेज करी तो आप क्या कहते हैं? आपने बाइक परचेज करी है, उसमें आपका पुरुषार्थ है ना। लेकिन वही कोई बाइक अगर आपको लॉटरी में मिल जाती है तो आप क्या कहेंगे? मुझे बाइक मिली। तो बाइक परचेज करना और बाइक मिलना, इसमें डिफरेंस है ना। अब आप मुझे बताओ, जैसे लॉटरी लगती है वैसे हमको आज़ादी मिली थी क्या? नहीं ना। तो हम आज़ादी मिली थी ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब हो गया हम लोगों को आज़ादी के बारे में, आज़ादी के इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सीरियस बात आती है। जब भारत छोड़कर जाने का फैसला ब्रिटिश लोगों ने किया तो ऑलरेडी भारत में झगड़ा हो चुका था, झगड़ा शुरू हो चुका था। और झगड़ा किस बात के लिए था? हिंदू कह रहे थे कि हम लोगों को सत्ता चाहिए। अब ये कहना भी गलत है कि हिंदू कह रहे थे, क्योंकि जो हिंदू को रिप्रेजेंट करने वाला पक्ष था उसमें भी मुसलमान थे, जो कि कांग्रेस था। कांग्रेस में भी मुसलमान थे। पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया है, कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष ये खुद मुसलमान थे। और इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो हिंदू थे वो सत्ता मांग रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या कहना पड़ेगा? ये जो सेक्युलरिज्म का जहर है ना, ये वहाँ से बोया गया है। तो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग थे एक तरफ, वो कह रहे थे कि पावर हमको मिलनी चाहिए, हम देश चलाएंगे। दूसरी तरफ सिर्फ मुसलमान लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, हमको आज़ादी मिलनी चाहिए। अब उन्होंने किस बेसिस पर कहा कि हमको आज़ादी मिलनी चाहिए, हमको ताकत मिलनी चाहिए, हमको सत्ता मिलनी चाहिए? उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट पेश किया था कि ब्रिटिश जब भारत में आए थे तो ब्रिटिश भारत में आने से पहले मुगलों के पास सत्ता थी, निजामों के पास सत्ता थी, बादशाहों के पास सत्ता थी, इन शॉर्ट मुसलमानों के पास सत्ता थी। और अगर ब्रिटिश जा रहे हैं तो उन्होंने जिनसे सत्ता ली है उनको सत्ता लौटानी होगी उनको।
ये उनका सिंपल आर्ग्यूमेंट था। अब देखिए मेरा मेन स्टेटमेंट क्या है, हम लोगों को आज़ादी के बारे में कुछ नहीं पता है, हम हमारे आज़ादी का इतिहास नहीं जानते, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो बात यहाँ पर ये आती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, सिर्फ लॉजिक लगाना है, बाकी हिस्ट्री में आप मत जाइए क्योंकि आप लोगों को सही हिस्ट्री पता नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हिस्ट्री को नहीं ला रहा, किसी डॉक्यूमेंट को नहीं ला रहा फिलहाल, आगे जाके मैं एक डॉक्यूमेंट को ले आने वाला हूँ क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। तो फिलहाल लॉजिक की बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 एकड़ खेत है और उस खेत को किसी ने छीन लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। जैसे पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा किया है, जिसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वैसे मेरे खेत के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया। उसने वो खेत 10 साल के लिए यूज किया। अब दूसरा और एक चोर वहां पर आ जाता है जो कि पहले चोर से वो खेत चुरा लेता है, क्योंकि वो उसके साथ झगड़ा करता है। झगड़ा करते हुए दूसरे नंबर का जो चोर था वो पहले नंबर के चोर से ताकतवान होता है और इसलिए उसके पास वो 10 एकड़ का खेत जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर स्ट्रगल हो जाता है, और जब स्ट्रगल हो रहा है तो जो मेन उसका मालिक है ना खेत का, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरा खेत मुझे मिलना चाहिए। और जब मैं कह रहा हूँ मेरा खेत मुझे मिलना चाहिए, तो मैं ये भी कह रहा हूँ, ये कितनी गलत एक दलील है, आप सोच के देखिए कि मैं खुद मालिक होते हुए मैं कह रहा हूँ कि मेरा खेत जिसने छीन लिया था ना, मैं उसको भी हक दूंगा, लेकिन उसका ओनर मैं रहूंगा। ये मेरा स्टेक है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, आप लोगों को आज़ादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर पता होता तो आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते ना कि मैं मेरे चोर को भी उसका हिस्सा दूंगा, मैं चोर को भी उसमें जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से थोड़ा प्रॉफिट मैं मेरे चोर जिसने मेरे से छीन लिया था उसको भी मैं दे दूंगा। ऐसा मैं नहीं कहता अगर मुझे सच पता होता तो, लेकिन मुझे सच ही पता नहीं था तो मैंने ये कह दिया। तो यहाँ पर पहले नंबर का जो चोर था वो बार बार यही कह रहा है कि मैंने ओरिजिनल ओनर से खेत को छीन लिया है और इसलिए ये खेत अब मुझे ही मिलना चाहिए। अब जो 2 नंबर का चोर था उसे उस खेती में कुछ इंटरेस्ट नहीं बचा था, क्योंकि मालिक थोड़ा स्ट्रांग हो रहा था, मालिक सजग हो रहा था। ऊपर से वो चोर जहाँ से आया था वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उसको वहाँ पर वापस जाना था, जो भी रीज़न था। तो वो कहता है आप डिसाइड कर लो एग्जैक्टली क्या करना है, जल्दी से डिसाइड कर लो वरना मेरे को कुछ फैसला लेना पड़ेगा। मतलब ब्रिटिश कह रहे हैं ऐसा भारत को कि मुसलमान और हिंदू में जो झगड़ा है वो आप सेटल कर लो। और इस जिद्दोजहद में एक कंक्लूजन निकल के आता है कि 10 एकड़ में से 3 एकड़ खेत जो है वो 1 नंबर के चोर को दे देना चाहिए, फ्री विल उसको दे दो कंप्लीटली। 7 एकड़ जो है वो ओनर के पास रहेगा। अब यहां पर बात यह है कि जिन चोरों ने मिलकर उस खेत को पहले एंजॉय किया था, अगर 3 एकड़ उनको दे दिया गया है, 3 एकड़ किस बेसिस के ऊपर दिया, क्योंकि उनकी डेमोग्राफी उतनी थी, यह आपको समझना पड़ेगा। ये कोई रैंडम नंबर नहीं था, ये बिल्कुल एक कैलकुलेशन था। तो अगर कैलकुलेशन के बेसिस पर ये डिसीजन आप ले रहे हो तो सबके सब उनके ग्रुप में लोग जो थे वो सबके सब 3 एकड़ में चले जाने चाहिए ना। लेकिन वो 3 एकड़ में नहीं जाते, उसमें से कुछ लोग प्योरली 3 एकड़ में जाते हैं। और 3 एकड़ में जो मेन मालिक के लोग थे ना, जो पहले 1 एकड़ 10 एकड़ मेरे पास था, मेरे जो लोग वहां पे थे उनका परसिक्यूशन हो जाता है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो जाता है, उनको वहां से भगाया जाता है और वो वापस सहारा लेने के लिए भारत में आते हैं। तो आपके साबरमती के संत कहते हैं आप प्रतीकात्मक विरोध करते हुए वहां पर मर क्यों नहीं गए। ये सेंटेंस है साबरमती के संत के, ये मेरे सेंटेंसेस नहीं हैं, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और ये सब वहां पर चल रहा है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, स्टेटमेंट दिया मैंने कि हम लोगों को आज़ादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब 3 एकड़ से खेत जो था वो अलग हो गया, तो वो अलग होने के बाद वो जो 1 नंबर का चोर था उसने क्या कहा, उसने ये कहा फिलहाल के लिए मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं सेटिस्फाइड हूं, लेकिन जो मेन ओनर था वो सेटिस्फाइड था, वो आज भी उसको सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन 1 नंबर का जो चोर था वो कह रहा था कि हमने जो है लड़ के लिया है पाकिस्तान, अब हंस के लेंगे हिंदुस्तान। मतलब आज 3 एकड़ की खेती मुझे मिली है, वो मैंने बहुत कोशिश करके ली है, लेकिन भविष्य में मैं पूरे हिंदुस्तान को लेकर रहूंगा और बड़ी आराम से लेकर रहूंगा। ये उनका स्टेटमेंट है। ये जो नारा है ना, लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये आप चेक कर सकते हैं नारा किसने दिया था, क्यों दिया था, किस टाइम पीरियड में दिया था। अगर ये नारा भी आपको पता नहीं है
तो इसका मतलब फिर से हो गया कि आप लोगों को आज़ादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो कि पता आपको करवाना पड़ेगा। अब मैं मेन टॉपिक के ऊपर आता हूं। मेन टॉपिक ये है कि हम कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, राइट? 15 अगस्त आप सब लोगों ने सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस डे। मैंने तो सेलिब्रेट नहीं किया, मैंने स्टेटस भी नहीं रखा था। जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे उनमें से बहुत सारे लोगों को मैंने रिप्लाई भी नहीं किया। वो सोच रहे होंगे कैसा देशभक्त है, बड़ी बड़ी बातें करता है, इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन विश भी नहीं किया। अब विश क्यों नहीं किया उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान 2 हिस्सों में था। यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश होगा जो 2 हिस्सों में बटा हुआ होगा। एक बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। ऐसे वो बटा हुआ था उस टाइम पीरियड में। यह आपको समझना पड़ेगा। आज कितने भारतीय लोगों को यह पता है कि बांग्लादेश जो है वो एक दौर में पाकिस्तान का ही हिस्सा था। पाकिस्तान जब हम कहते हैं तो एक ही नक्शा हमारे आंखों के सामने आता है। तो इसका मतलब फिर एक बार आपको सही से पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में, आज़ादी की हिस्ट्री के बारे में आपको पता नहीं है। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो जब बंटवारा हुआ वहाँ पर पूरा एक प्रोसीजर हुआ था। प्रोसीजर कैसा था? डॉक्यूमेंट्स उसके बने थे और बिल्कुल रिटन उसका जो भी था वो एग्रीमेंट सब हुआ था। वो जो प्रोसीजर था उसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ट्रांसफ़र ऑफ पावर का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफ़र ऑफ पावर का मतलब ये हो गया, मैं सिर्फ टाइटल की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो लिखा है उन डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि हमको आज लॉजिक की बात करनी है। आज हम फैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लॉजिक की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर ये डॉक्यूमेंट है या नहीं, ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। अगर ट्रांसफ़र ऑफ पावर डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोगों को पता नहीं है तो आपको इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है। आज़ादी के इतिहास के बारे में आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है। अगर ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, मतलब ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने कांग्रेस को सत्ता दे दी। उन्होंने कहा कि आज तक हम देखते थे एडमिनिस्ट्रेशन, आज के बाद कांग्रेस देखेगी। अब कांग्रेस कौन है? कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी पता है आपको? मैं आप लोगों को ना आज एक होमवर्क दे देता हूँ। आप लोग मुझे बताइए, या होमवर्क आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप मेरा पॉडकास्ट सुने और सब छोड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी कुछ काम करना चाहिए ना आपको भी, और आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। इसलिए मैं ये आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। आप थोड़ा ये स्टडी करिए। पहला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फाउंडर की। जो कांग्रेस पार्टी को जिसने इस्टेब्लिश किया था, उस फाउंडर का नाम क्या था? आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो एक ब्रिटिश अधिकारी था। अब ब्रिटिश अधिकारी भारत को स्वतंत्रता मिले इसके लिए क्यों प्रयास करेगा भाई? लेकिन हम मान लेते हैं, हम आज भी मान लेते हैं ना। कांग्रेस वाले तो सीना टाइट करके बताते हैं कि बाकी किसी का योगदान नहीं है भारत की आज़ादी में। भारत की आज़ादी में योगदान है तो सिर्फ कांग्रेस का है, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, ये आज भी वो कहते हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? उसका एग्जैक्ट मकसद क्या था? किसी को पता नहीं है। तो अगर ब्रिटिश लोगों ने कांग्रेस की स्थापना करी है और जब वो जा रहे हैं तो उस कांग्रेस को वो सारे के सारे पावर्स दे के जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया है क्या कि भारत को आज़ादी मिली है? नहीं, भारत को तो आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि भारत को आज़ादी मिलने के बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, आज तक हम वही कानून यूज़ करते हैं जो ब्रिटिश लोगों के हैं। हम वही सिस्टम यूज़ करते हैं जो ब्रिटिश ने बनाया था, जो ब्रिटिश ने कलेक्टर ऑफिसेस बनाए थे, जो भी ब्रिटिश लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उसी को हम लोग यूज़ कर रहे थे, और आज भी बहुत सारे तादाद में हम यूज़ करते हैं। तो अगर ये पावर ऑफ ट्रांसफ़र था, पावर को एक्सचेंज किया गया था, पावर को अगर एक्सचेंज किया गया था तो हम इसको फ्रीडम कैसे कह सकते हैं? तो आज हम इंडिपेंडेंस डे कैसे मना सकते हैं? आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये चीज़ बताने से पहले दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। माफ़ी इसलिए क्योंकि ये मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, 13 अगस्त को या 14 अगस्त को बताना चाहिए था, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था और पॉडकास्ट बनाना मेरे लिए मतलब पॉसिबल नहीं था, और इसलिए मैं ये नहीं बना पाया। मैं आज वापस आया हूँ तो आज मैं ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ। तो इसको हमको कहना चाहिए, इट इज़ अ डे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ट्रांसफ़र ऑफ पावर डे कहिए ना आप, इंडिपेंडेंस डे क्यों कहते हो? हम तो इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। हम इंडिपेंडेंस डे तब मनाते जब पूरी तरह से उस डॉक्यूमेंट का नाम रखा जाता है कि ये एक फ्रीडम डॉक्यूमेंट है, इंडियन फ्रीडम डॉक्यूमेंट, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंट जो भी है। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, मेरा ग्रामर गलत हो सकता है इंग्लिश का, लेकिन मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करिए। हमको जो पावर मिली थी वो एज ए फ्रीडम नहीं मिली थी, एज ए इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी,
वो एज अ ट्रांसफर ऑफ पावर मिली थी। तो इसलिए हम लोग इसे आज भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ना कि आपको भारत के आज़ादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। भारत की जो आज़ादी है, उसका जो इतिहास है, उस इतिहास के बारे में आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है। एम आई राइट? अगर मैं सही हूं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में नो लिखिए। अगर आपके पास रीजन है तो वो रीजन भी लिखिए। अब जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता के जाना चाहता हूं। वो चीज ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैं बीजेपी, आरएसएस, मोदी जी, इन तीनों से बहुत नाराज चल रहा हूं। मुझे उनकी जो बात है वो समझ में नहीं आ रही है। वो जो कर रहे हैं वो मेरे को गलत लग रहा है। उन सारी चीजों का जवाब यहां पर आप लोगों को मिल जाता है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो मैं समझ सकता हूं, उनका एजेंडा ही था ना डिवाइड एंड रूल। वो तो ब्रिटिश लोगों का एक हिस्सा ही थे, तो उनसे तो मैं उम्मीद कर नहीं सकता। हमने बीजेपी को इसलिए चुना था, मोदी जी को इसलिए चुना था, क्योंकि इन सारी चीजों के बारे में पूरे भारत देश में लिटरेसी आएगी। आपको आजादी का इतिहास पता चलेगा। लेकिन आपको आजादी का इतिहास नहीं बताया गया। कब? भाजपा सत्ता में आने के बाद भी। जब वाजपेयी जी थे सत्ता में तो हमने तो ये उम्मीद नहीं करी थी, क्योंकि हम लोगों को पता था कि उनके पास मजबूरी थी, वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां उसमें शामिल थी, वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते थे। लेकिन आज भाजपा की वो स्थिति नहीं है। भाजपा एक बहुत ही पावरफुल पार्टी है। वो कहते हैं ना खुद को कि हम पूरे विश्व में नंबर 1 पार्टी है। तो भारत की आज़ादी जो है, भारत के आज़ादी का जो इतिहास है, उसके बारे में भारतीय लोगों में, भारतीय नागरिकों में लिटरेसी आए, साक्षरता आए, इसलिए इन्होंने कोशिश क्यों नहीं करी? अब ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूं कि इनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, इन्होंने कोशिश नहीं करी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसी लाइन को आगे खींच लिया, मतलब गांधी जी को ग्लोरीफाई करना। अब आप गांधी जी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप एक संवैधानिक पद पर है, आप ये नहीं कह सकते कि गांधी जी के जो ब्रह्मचर्य के प्रयोग थे वो गलत थे। मैं मान लेता हूं ना, मैं आपको कब कह रहा हूं कि आप ये स्टेटमेंट दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते तो आप ग्लोरीफाई तो मत करिए ना। लेकिन आप ग्लोरीफाई कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे वो प्रशासन, वो शासन भारत में लाना है जो गांधी जी सोचते थे। गांधीयन सोशलिज्म जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप है, लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे तो उसी को प्रमोट करना है, और आप बाकायदा उसको प्रमोट भी कर रहे हो। जब स्वच्छ भारत की शुरुआत हुई थी तो उसको आपने गांधी जी के साथ कनेक्ट कर दिया था। अब ये एग्जैक्टली आपने क्यों किया था, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन तब फिर भी मैंने उस चीज को एक्सेप्ट करा था। आज अगर मैं जब देख रहा हूं पीछे मुड़ के, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो डिसीजन कितना गलत था। भारत के आजादी में गांधी जी का जो रोल रहा है उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। जब गांधी जी के इतिहास के बारे में लोग जान जाएंगे तो वो स्वयं तय करेंगे कि वो गलत थे। बस इतना ही है ना। तो उसके लिए आपको सिस्टम बनाना चाहिए था। जैसे 370 कलम कश्मीर में हटाने से पहले आपने लिटरेसी के लिए कोशिश करी थी। बहुत सारे विद्वान लोग भारत के कोने कोने में जाकर वहां पर वो व्याख्यान देते थे, वो लोगों को बताते थे कि 370 कलम क्या है, उसको एब्रोगेट करना क्यों जरूरी है। तब लोगों को जाके पता चला। तो इसलिए क्या आपने इस तरह की फौज तैयार करी है क्या कि भारत के आजादी का सच्चा इतिहास लोगों को पता चले? नहीं, बल्कि वो जो गांधी जी कहते थे कि वो अगर आपके पास नहीं आते, वो मतलब मुसलमान, कोई परवाह नहीं, लेकिन आप उनके पास जाओ। वो आपको अगर थप्पड़ मारेंगे तो आप दूसरा गाल आगे बढ़ाओ, थप्पड़ खाओ, लेकिन आप उनके पास जाओ। मोदी जी आज वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि मुझे पता है कि वो हमें वोट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको उनके पास जाना ही पड़ेगा। आप उनके पास जाओ और आप उनको बोलो कि आप हमें राखी बांधो। ये मोदी जी कह रहे हैं, और इसलिए हम लोगों को तकलीफ होती है। इन 10 सालों में जो जो चीजें अभी तक मैंने आप लोगों को बताई, ये चीजें अगर आपको पता चल जाती तो ऑफकोर्स मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता। और हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज भी मैं बीजेपी के साथ ही हूं। बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। मैं आज एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं, एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी के साथ, तो वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी टूट जाएगी। बीजेपी पार्टी में 2 हिस्से बनेंगे, जैसे कांग्रेस में हुआ था ना। एक वो थे मवाड़वादी
और एक वो थे जहालवादी, उसको हिंदी में कहते हैं नरम गट और गरम गट, नरम और गरम ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो जैसे डिवाइड हुआ था वैसे ही बीजेपी भी डिवाइड होगी। मैं आपको जाते जाते जस्ट याद दिलाना चाहता हूँ, जब कांग्रेस इनिशियल डेज में थी तो ये कहा जाता था कि वो हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन आज वो किसकी पार्टी है आपकी आंखों के सामने है। बीजेपी जब संघ था, संघ मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, जनसंघ था, तो वो हिंदुओं की पार्टी थी, लेकिन वो आज हिंदुओं की पार्टी नहीं बची है। आज अगर बीजेपी का ये स्टेटस है और अगर आज हम आंखें बंद कर लेते हैं तो भविष्य में क्या होगा ये आप खुद सोच के देखिए, समझ के देखिए, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं बीजेपी के जो पदाधिकारी लोग हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर ये मेरा वहम है जो भी मैंने बीजेपी के बारे में समझ लिया है तो उसको एडमिट करने के लिए भी मैं रेडी हूँ। और अगर मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ वो साझा करूँगा, लेकिन अभी तक वो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जाते जाते आज मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली आपसे, 20+ मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। जाते जाते सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, जो सेलिब्रेशन आपने किया था इंडिपेंडेंस का वो गलत था। तो अगर आपको शुभकामना ही देना है मुझे तो मैं ये कहूँगा कि ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया, ये जो हमने दिन मनाया उसके लिए आपको शुभकामना, इतना मैं कह सकता हूँ। मैं जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करूँगा बहुत जल्द हमारा जो सही इतिहास है वो हम लोगों को पता चल जाए। देखिए, अक्षय कुलकर्णी को नॉलेज होने से उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। नॉलेज जो है वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। अगर नॉलेज को जन जन तक पहुंचाना है तो फौज बनानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, गांव गांव में व्याख्यान लेने पड़ेंगे। एक बार बात बताने से चीज़ें क्लियर नहीं होती। आज जो बातें मैंने आप लोगों से करी है इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। जब तक ये आप लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आता तब तक मैं इस चीज़ को रिपीट करते रहूँगा। मैं इसको लूप में डाल दूंगा, जैसे स्ट्रक होता है ना ग्रामोफोन, वैसे मैं स्ट्रक हो जाऊंगा और यही चीज़ बार बार मैं आपको बताते रहूंगा तब तक जब तक आपको ये सब समझ में नहीं आता। इसे आप समझने की कोशिश करिए। ये पूरा मेरा जो विश्लेषण था, इस विश्लेषण में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछिए, मैं उस डाउट को एड्रेस करूंगा। अगर आप डाउट पूछेंगे तो मैं ये समझ लूंगा कि आपने मेरे बात को सीरियसली सुना है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरे विश्व में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो हिंदू का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान का, भारत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इंडिया का नहीं। यह आज के लिए इतना बताता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, आप लोगों को बतानी है। आने वाले पॉडकास्टों में मैं आपको बताऊँगा। और आज मैं आपको एक तरह से वार्निंग ही दे रहा हूँ। मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और इस काम में मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। आज तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। और आज तक अगर आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया, एटलीस्ट 10 लोगों को शेयर करिए। हो सकता है 10 में से एक बंदा सीरियसली मेरी बात को सुने। जो मूवमेंट होती है ना वो इसी तरह से शुरू होती है। इस मूवमेंट में आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो बस इतना करिए, मुझे सीरियसली सुनिए, लॉजिक से सुनिए, तर्कपूर्ण सुनिए और लोगों को मेरे साथ जोड़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूब का गेम नहीं है। अगर मुझे देश के लिए कुछ करना है, अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह की आवाज़ बड़ी हो जाएगी तभी उस आवाज़ को सुना जाएगा ना। अगर ये सिर्फ अक्षय कुलकर्णी बात करते रहेगा तो उसको कौन सुनेगा। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, जब इस तरह की गलतियां हो रही थी तो बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो मेजॉरिटी देश था वो उनके साथ नहीं गया। हसर क्या हुआ आपके आंखों के सामने है। इसलिए वो गलती फिर एक बार आपको रिपीट नहीं करनी है। हमारे गलती से हम लोगों को सीखना चाहिए और इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कम वार्निंग, कि मुझे प्रमोट करिए, ठीक है। फिर अगले पॉडकास्ट में आऊँगा मैं आप लोगों से बात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।